सर जय हिंद। मेजर जनरल एसबीपी सिंह सर, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया सर समय देने के लिए। जय हिंद राजेश। थैंक यू सर, लंबे समय बाद आज आपसे मुलाकात हुई है, शुक्रिया उसके लिए, आपने समय दिया। सर भारत और कनाडा के रिश्तों में जो इस वक्त तनातनी चल रही है, तनाव चल रहा है, क्या इन दोनों देशों के जो संबंध हैं उनका आप फ्यूचर देखेंगे और किस प्रकार से इस तनाव को कम किया जा सकता है और जस्टिन ट्रूडो को क्या फायदा इस तनाव को बढ़ाकर? सर राजेश, जब हम इंडो कैनेडियन रिलेशंस को देख रहे हैं, रिश्तों को देख रहे हैं, तो अगर हम थोड़ी गहराई में देखें तो मुद्दे काफ़ी सीरियस है। और ये सिर्फ अभी जो हुआ है किस्सा और हरदीप सिंह निज्जर का उन्होंने उठाया है किलिंग का, ये एक कॉज एंड इफेक्ट वाली बात है। देखें, जो अभी 5 आइज की बात की जा रही है, जी सर, पुरानी ऑर्गेनाइजेशन है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान में इन्होंने आरंभ किया और फिर फॉर्मलाइज किया 1947-49, अमेरिका और यूके, उसके बाद शामिल हुआ कनाडा और 1955 में ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड को भी शामिल किया गया। ये 5 आइज को अगर मैं गहराई में देखता हूँ तो एक एंग्लो सेक्सन वर्ल्ड को रिप्रेजेंट करते हैं। एंग्लो सेक्सन, यह हमें समझने की बहुत जरूरी बात है। इसमें दो खेल सामने आते हैं। एक एंग्लो सेक्सन वर्ल्ड अपने आप को बहुत सुपीरियर समझता है, दूसरों से अपने आप को बड़ा समझता है। इसमें मेरे को इसमें कोई शक नहीं है कि वाइट क्रिश्चियन वर्ल्ड ऑफ द वेस्ट कंबाइन हुआ 5 आइज में जी, अपनी डोमिनेंस रखने के लिए विश्व में। अभी वो जो डोमिनेंस है वो हिली हुई है, बहुत ज्यादा हिली। कैसे हिली हुई है? एक तो वेस्टर्न वर्ल्ड बोलता है रूल्स बेस्ड ऑर्डर है, उन्होंने अपनी हुकूमत उसमें लगाई है। और दूसरा, अभी रूस ने जो मुद्दा खड़ा किया कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, रूल्स बेस्ड ऑर्डर किसने बनाया है, चीन भी उसके साथ नहीं मिला। अभी ब्रिक्स प्लस जो ऑर्गेनाइजेशन खड़ी हो रही है, एक बहुत बड़ा थ्रेट है G7 को, G20 में भी और इंडो पैसिफिक में भी। इतना कहते हुए तो एक ये गेम है और इसमें भारत को क्लियर होना चाहिए, रिपब्लिक ऑफ इंडिया, भारत गणतंत्र, कि ये देश पीछे से छुरा मार सकते हैं, स्टैब इन द बैक। और दूसरी ग्रेट गेम जो है पुरानी, वो है रूस, ये जो ब्रिटेन उस समय ग्रेट ब्रिटेन जो कहलाता था। जी, अभी तो यूनाइटेड किंगडम भी बोला जाता है, और यूनाइटेड रहना भी उनको खतरा बहुत ज्यादा है। रशिया को, रूस को दबाना चाहते थे एशिया में, ताकि रूस को किसी प्रकार से रूट ना मिल जाए इंडियन ओशन में। तो ईस्ट ऑफ एल्प्स से लेके सेंट्रल एशिया रिपब्लिक, हिमालयस तक उन्होंने रूस के साथ एक तरह का इनडायरेक्ट मुखबिर जारी रखा। जब भारत में भी इंग्लैंड ब्रिटेन थे यहाँ पे, तो उन्होंने तिब्बत को एक तरह का सेफ गार्ड करके रखा था। अभी ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि यूक्रेन में भी जो लड़ाई वैसे हो रही है, तो मैं ये दोनों को मैं बोलता हूँ ग्रेट गेम स्ट्रैटेजी। और 5 आइज का भी आ रहा है कि ये जो है यूनाइटेड स्टेट्स ने इंटेलिजेंस दी है, तो वो बोलते हैं कि हम बाउंड है बाय 5 आइज अग्रीमेंट, कि हम एक दूसरे की इंटेलिजेंस जो भी आती इंस्टेंटली शेयर करते हैं। जी, एक तरफ यूएस बड़ा स्ट्रॉन्ग इंडो यूएस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप लगा रहा है, ग्लोबल लेवल पे लगा रहा है, बहुत बढ़ोतरी हुई है।
दूसरे साइड में वो भारत को कंट्रोल में रखना चाहता है किसी तरीके से, ताकि जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी हम दिखा रहे हैं उसको हम घोड़े की लगाम को जरा टाइट रखें। ओके। अभी भारत एक इमर्जिंग पावर है और पीछे हटेगा नहीं। हमारे विदेश मंत्री ने एक बहुत बढ़िया स्टेटमेंट दी कि इट इज अ वर्ल्ड ऑफ डबल स्टैंडर्ड, स्टिल डबल स्टैंडर्ड प्रैक्टिस हो रहे हैं। तो ये जो कनाडा ने अभी मुद्दा लगा है, कनाडा कैसे ये खड़ा कर सकता है मुद्दा मेरी नजर में, जबकि पिछले 50 साल से भारत कनाडा को रिक्वेस्ट करता रहा है कि एंटी नेशनल एलिमेंट्स जो ऑपरेट हो रहे हैं कनाडा में भारत के खिलाफ, उनको आप कंट्रोल करें, उनको सपोर्ट मत दें। और ये देखें किसके ऊपर लीन कर रहे हैं, किस खंबे के ऊपर खड़े हो रहे हैं ये लिबरल पार्टी, ट्रूडो, जस्टिन ट्रूडो, कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। बिल्कुल सर, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन भारत में भी है, डेमोक्रेसीज में भी है, पर जो लिबरल पार्टी है कनाडा की और ट्रूडो, वो नेशनलिज्म जो है ना उसको पीछे रखती है और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को हायर प्रायोरिटी देती है। और भारत में क्या है, मोदी सरकार के नीचे नेशनलिज्म इज नंबर 1। बिल्कुल। अभी कई बारी हमने खड़ा किया, पेयर ट्रूडो जो इनके पिता थे, उस समय कानिष्क का जब हुआ उस समय पूरी इंटेलिजेंस दी गई थी कि उस हवाई जहाज में कुछ शक्की सस्पिशियस आइटम्स हैं, पर इन्होंने कुछ गौर नहीं किया। 329 मारे गए उस समय, बिल्कुल सर। 258 इंडो कैनेडियंस थे जी। कनाडा एज अ नेशन ज्यादा इफेक्ट नहीं हुआ। उन्होंने कोई एक्शन लिया नहीं लिया, पर जब 9/11 हुआ तो कनाडा ने पूरा साथ दिया अमेरिका का, और उन्होंने अपने करीबन 40,000 फौजी भेजे अफगानिस्तान, इराक वगैरह में लड़ने के लिए। जी जी। तकरीबन 180 या इतना फिगर है जो कि घायल भी हुए थे, मारे गए थे। तो मैं ये बताना चाहूँगा, मैं एक बिगर पिक्चर बता रहा हूँ कि हम इंडो कैनेडियन जो इसमें रेज किया इशू के किलिंग्स इन अ फॉरेन लैंड ऑफ देयर ओन सिटीजन, इसका अभी उसने क्रेडिबल इंटेलिजेंस का तो उठा लिया पॉइंट, पर क्रेडिबल इंटेलिजेंस इस समय नहीं आ रही। अच्छा, इसमें मैं अगर ट्रूडो को बेस्ट केस दूं और उसके उनके रक्षा मंत्री का भी जो स्टेटमेंट आया है कि भारत सपोर्ट करें, अमेरिका ने भी ये बोला है और ऑस्ट्रेलिया ने भी ये बोला है और ये यूके ने भी यही बोला है कि कोऑपरेट करें। किस चीज की कोऑपरेशन चाहिए ये फाइव आइज देशों को, इसका जवाब दें। किस चीज की कोऑपरेशन चाहिए? आप पहले क्रेडिबल इंटेलिजेंस तो बताओ क्या है आपके पास। और मैं दो तीन चीजें मेरे को एक पॉइंट बोलने दो और जरा राजेश, जो एक अगर मैं बेस्ट केस देता हूं ट्रूडो को कि क्यों नहीं दे रहे, क्योंकि अमेरिका ने इनको इंटेलिजेंस दी हुई है तो उसमें काफी पोल और खुल जाएंगे, तो इसलिए नहीं दे रहे। सही समय में वो दे देंगे एज अ बेस्ट केस टू देम। तो जब तक वो क्रेडिबल इंटेलिजेंस भारत को नहीं देंगे तो आगे कोऑपरेशन नहीं हो सकेगी। बिल्कुल सर, ठीक है। अब जो मैं चीजें दो जल्दी से जल्दी समझना चाहता हूं क्योंकि टाइम और जो एसबीपी सिंह सर मेरे जहन में है कि अमेरिका ने तमाम आतंकियों को मारा, जिसमें लादेन का नाम आप रख सकते हैं, जौहरी का नाम रख सकते हैं, जनरल सुलेमानी की हत्या उन्होंने की और कई ऐसे नाम हैं। जब अमेरिका करता है तो वो कि ये हमारे खिलाफ थे, हमने एक्शन लिया, इनको मार दिया। भारत अगर अपने दुश्मनों के खिलाफ कोई भी एक्शन लेता है तो ऐतराज हो जाता है। क्या जो डबल स्टैंडर्ड की बात विदेश मंत्री एस जयशंकर ने की है उसको हम यहां से जोड़ सकते हैं कि मिलिटेंसी को लेकर भी यूरोप के देश अभी भी डबल स्टैंडर्ड का रुख अपना रहे हैं। जो उनके लिए खतरा है वो मिलिटेंट है, जो हमारे लिए खतरा है वो उनके लिए मिलिटेंसी नहीं। सर बिल्कुल सही है।
देखो, जब हमने पाकिस्तान इतनी टेररिज्म कर रहा था, हमने कई बार ये इशू खड़ा किया, यूनाइटेड नेशंस में भी किया, किसी देश ने हमें सपोर्ट नहीं दी कि जब उनको 9/11 का एक झटका लगा तो जी उस समय ग्लोबल वॉर ऑन टेरर बोलने लग गए। हाँ? और अभी जबकि ये देख रहे हैं कि उनके देश में, उनकी धरती में भी ऐसे केस हो रहे हैं, तो अभी थोड़े हिले हुए हैं। 9/11 के बाद अमेरिका हिला रहा, काफी उसने अपनी ताकत के साथ अपनी नेशनल सिक्योरिटी को अपनाया है, और कोई ऐसा केस दोबारा नहीं हुआ, ये तारीफे-मान है। बट अमेरिका ने फॉरेन सॉइल में, दूसरे देशों में जाके हत्या बहुतों की हुई है। जी कई एग्जाम्पल, ओसामा बिन बिल्कुल। लादेन की भी की है। उस समय जब ओसामा बिन लादेन का ओबामा ने किया है, तो ऑन पेपर तो पाकिस्तान की डेमोक्रेसी थी। ये बोलते बिल्कुल हैं सर। कि हम किलिंग्स करते हैं, टारगेट। पहले तो होता था असैसिनेशंस, जब वर्ड इस्तेमाल किया जाता था असैसिनेशंस। जी 1976 में अमेरिका की बड़ी बेइज्जती हो चुकी थी तब तक। तो फोर्ड जब उनके राष्ट्रपति थे, उन्होंने एक साइन किया था कि हम दूसरे मुल्कों में पॉलिटिकल किलिंग्स नहीं करेंगे, और जी उन्होंने एक नया लफ्ज लाए थे, टारगेटेड किलिंग, ओके। असैसिनेशन को एक बेटर वर्ड देने के लिए। क्योंकि अमेरिका जी बहुत अच्छा है नए लफ्ज निकालने के लिए, नए एब्रीवेशन एक्रोनिमिक्स निकालने के लिए। तो टारगेटेड किलिंग्स 1976 में ये लफ्ज पैदा हुआ। जी और ओसामा बिन लादेन का जब हुआ है, तो पाकिस्तान ऑन पेपर डेमोक्रेसी थी। जी बाकी जगह बोलते हैं हम डिक्टेटरशिप को वहां पे एलिमिनेट करते हैं। तो जियाउल हक को भी इन्हें किया पाकिस्तान में, जो हवाई जहाज में किस्सा हुआ था। हाँ? तो कई जगह किया है, पर इसकी और क्या डिक्टेटरशिप में, तो किसने बनाए हैं रूल के हम डिक्टेटरशिप में एलिमिनेट करेंगे और डेमोक्रेसी में नहीं करेंगे? मैंने एक डेमोक्रेसी का भी एग्जांपल दे दिया है। मैं एक और आपको एग्जांपल देता हूं कि इसकी जो प्लान्स थे पास्ट में किलिंग के लिए, फिडेल कैस्ट्रो क्यूबा, पैट्रिस लुमुम्बा कॉन्गो, और तीसरा ये सुकारनो, फिडेल सुकारनो इंडोनेशिया, ये एग्जीक्यूट ओके। हुए। साउथ साउथ वियतनाम के राष्ट्रपति थे, आई थिंक, उनका नाम मुझे नहीं समय याद आ रहा। ये मेरे पास बड़े एग्जांपल हैं अमेरिका के, उन्होंने कैसे क्या करते हैं, क्या खेल है उनका। जी और अभी ये जो पॉइंट है कि हमारे को ये संभालना है कि एक दूसरे के देश के जो हमारे कंसर्न्स हैं उसको अटेंड करना चाहिए। अगर भारत ने कनाडा को पिछले 50 साल में अपनी कंसर्न्स सामने लाए हैं, उन्होंने इग्नोर किया है भाई। बिल्कुल सर। और अभी इस समय कनाडा एक अमेरिका का ये जो है, उनका फॉरेन ऑफिस में रहा हुआ था, नेशनल सिक्योरिटी में रहा हुआ था, उसने बोला है कि कनाडा एक चींटी है और भारत एक हाथी है। क्या सामना कर रहा है कनाडा? कनाडा क्या सामना कर रहा है भारत का? हाँ, जी एक तो ये एक चीज अमेरिकन ने और। बोला है कि एंट एंट वर्सेस एलिफेंट खेल है ये। जी जी एक चीज और सर, लेकिन वो बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल भी है। अ, तमाम पंजाबी परेशान है इस वक्त, क्योंकि सीजन, वेडिंग का सीजन आने वाला है। कईयों के रिश्तेदार कई सालों से कनाडा में बसे हुए हैं। वीजा पे रोक लगा दी गई है। जो कनाडाई नागरिक हैं, बहुत सारे लोग हैं जिनको कनाडा की नागरिकता मिल चुकी है। और जो होटल व्यापारी हैं वो परेशान हैं, और लोग परेशान हैं। तो अगर हम ओवरऑल पिक्चर पंजाब की देखते हैं, तो हमें कहीं नजर नहीं आता कि ये जो खालिस्तानी की मूवमेंट इतनी चल रही हो। सब बड़े आराम से रहते हैं, बड़े प्यार से रहते हैं, मिलजुल के रहते हैं, मुसीबत के वक्त एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं। लेकिन जब हम फॉरेन कंट्री में देखते हैं, यूरोप में देखते हैं, तो हमें एक लहर चलती हुई दिखाई पड़ती है। वो जर्मनी से चल रही है, ऑस्ट्रेलिया जा रही है, अमेरिका जा रही है, कनाडा जा रही है, तमाम कंट्री में घूम रही है। तो ये कौन सा कंसेप्ट है सर कि मेरे देश के अंदर, हमारे देश के अंदर सब कुछ शांत है, लेकिन बाहर दो समुदाय जो कि इसी धरती से बाहर गए हैं, इसी जमीन से गए हैं, वो आमने सामने खड़े नजर आ रहे हैं? देखिए, कुछ ऐसे लोग भी माइग्रेट हुए हैं जिनको अपनी शिकायतें थी। अपनी जी शिकायतें छोटी बड़ी होती हैं, किसी की पर्सनल होती हैं, किसी की पॉलिटिकल होती हैं। तो उन मुद्दों को जब सामने लाते हैं दूसरे देश में जाके, जो तो दूसरा देश है, इस केस में मैं बोलूँगा कनाडा है, अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, ये जो देश हैं, यूके है, वहाँ पे हो रहे हैं ये मुद्दे। तो उसकी सरकार वहाँ पे
क्यों नहीं उनके ऊपर कंट्रोल करती? कि जी वो है ना, हिलरी क्लिंटन ने बोला था कि यू कैन नॉट ग्रो स्नेक्स इन योर बैकयार्ड पाकिस्तान बिल्कुल। में। तो पाकिस्तान तो टूटने पे आया हुआ है, और क्यों नहीं टूट रहा? क्योंकि वो जो ग्रेट गेम मैंने बोली आपको पहले, रूस का, उन्होंने एशिया का तिब्बत था, हिमालय था, अभी जी ये वेस्टर्न वर्ल्ड के लिए पाकिस्तान है। तो जब टूटने पे आता है तो उसको आईएमएफ से लोन रिलीज करा देते हैं ये। हाँ, जी अभी इस टाइम भी लोन रिलीज कराया ना उन्होंने। और बिल्कुल पाकिस्तान को बिल्कुल। उन्होंने कैसे इस्तेमाल किया कि उसने एम्यूनिशन भेजी है यूक्रेन को रूस के खिलाफ। तो ये हमें खेल समझना चाहिए। मैं हमेशा ये ग्रेट गेम बोल रहा हूँ कि ये जो स्ट्रेटजी है इसको जी समझेंगे। तो अभी ये जो आप बोल रहे हो कि दूसरे देशों में भी कर रहे हैं, तो जो भी लोग ऐसे खड़े हो रहे हैं, और कई करते हैं, अपने आप को रिफ्यूजी कह देते हैं, पॉलिटिकल असैलम लेना चाहते हैं, जी उनकी जास्तियां हो रही हैं, तो जब होते हैं तो उस देश को, जैसे कनाडा, अमेरिका, उसको कंट्रोल करें। ओके। दूसरी भारत सरकार के साथ बातचीत करें कि क्या है, ना कि उनको इनडायरेक्ट सपोर्ट दें। बिल्कुल सर। ये मेरा पॉइंट है। और जो आप बोल रहे थे कि जाना चाहते हैं, रुकावटें हैं, देखें, जहां तक वीजा का सवाल है ना, कनाडा ने वीजा बंद नहीं किए, और बिल्कुल ना सर। ये इस चींटी को दम है, एंड है ये कि इंडियंस के वीजा में रुकावटें डालेंगी। क्यों? उनकी रेवेन्यू है, इंडिया की बिल्कुल सर। माइग्रेट जो है उनकी वर्क फोर्स है, स्किल्ड फोर्स है, जी स्टूडेंट्स जाते हैं, रेवेन्यू मिलता है। 2022 में, पिछले साल, आई थिंक 3,20,000 स्टूडेंट्स वहां पे थे भारतीय, और ओके। 40%, 40% हमारे वहां पे स्टूडेंट्स कनाडा में होते हैं ओवरऑल। तो ठीक सर। कनाडा को बहुत फायदा है। वीजा नहीं रोकेगा, उसकी कई चीजें उसमें मार खा जाएगा। जी ट्रेड भी नहीं रोकेंगे। ये जो ट्रेड मिशन अभी बंद की इन्होंने, अगले महीने आनी थी, वो एक जी टेम्पररी फेज है। ट्रेड रोकेगा, अपने आप के ऊपर नुकसान उठाएगा। कनाडा भी देश क्या है, किसी हाई टेबल पे नहीं है। जी G7 में मेंबर एक ऑर्डिनरी मेंबर है, कोई हाई टेबल पे कनाडा नहीं है। हाँ, ओके सर। उसको कोई, और उसकी लीडरशिप जो है, कुछ कुछ समय से, और खास करके जस्टिन ट्रूडो के टाइम, एक बहुत कमजोर और कंफ्यूज्ड लीडरशिप है। उनको पता नहीं कि क्या कर रहे हैं। ठीक है सर। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर इतना समय देने के लिए। मेजर जनरल एसबीपी सिंह सर, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। जय हिंद। थैंक यू।